वो सीएम की कुर्सी पे बैठ के नवन्नों में सीएम की कुर्सी पे बैठ कर राजनीतिक घोषणा करती हैं, राजनीतिक बातें करती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बंगाल जो है अलग सा होता जा रहा है। अगर सीआरपीएफ दे करके जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन काम करना चाहता है, अगर सही तरह से वोट हो जाए तो मैं आपको कह दूं 50 के ऊपर भी टीएमसी नहीं जा पाएगी। नहीं है, टीएमसी के लोग टीएमसी को वोट नहीं देंगे। परिवर्तन हो चुका है, उसका बोलते हैं ना स्टैंप लगना बाकी है। सरकार और नहीं दरकार, यही पूरा पब्लिक का मूड इस बार चेंज है। इस बार बीजेपी को ही वोट देगा सब। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। पश्चिम बंगाल की चुनावी यात्रा पर हम निकले हैं और इस समय मौजूद हूं भवानीपुर विधानसभा। ये कोई आम विधानसभा नहीं है, बल्कि ये विधानसभा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, जहां से वो विधायक हैं। अब बीते 5 साल उन्होंने क्या काम किए, क्या यहाँ के इलाके के लोग कहते हैं, क्या यहाँ के आम जनमानस कहते हैं और कैसे उन्होंने अपनी विधानसभा को रखा। और क्या सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस तरीके से अभी ये वेव चल रही है, क्या ऐसी इस लहर में जो लोग कह रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए, ऐसी लहर में क्या ममता बनर्जी अपनी विधानसभा सीट बचा पाएंगी कि नहीं। तमाम सारे मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे मैं आपको बताता हूँ और बाकी मुद्दों की बात जनता से करेंगे। जैसे दुर्गा पूजा में ममता बनर्जी के हिजाब वाले अंदाज और एसएससी घोटाले के आरोपियों को संरक्षण वाले बयान पर आरोप लगे कि तुष्टीकरण का बयान देती हैं और अपने लोगों को बचाती हैं। फिरहाद हकीम और मदन मित्रा पर सीबीआई छापेमारी में नागरिक भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कालीघाट में कुमार बड़ी लागत और सरकारी मदद की कमी में संकट है। 44 करोड़ की ड्रेनेज परियोजना विफल रही, जो कि ममता बनर्जी की खुद की विधानसभा है, वहाँ पे इतनी करोड़ों की जो परियोजना है वो विफल रही। अब आइए जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि जनता का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। क्या नाम था आपका? मेरा नाम रघुवीर सिंह है। रघुवीर सिंह जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है, क्या होगा इस बार बंगाल में, किसकी सरकार बनेगी? देखिए, सरकार जो है, ये सरकार को 21 में भी इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, पर उस वादों का आधार कितना है सबके पास, सबके सामने है। अभी जनता जो है शांति चाहती हैं, शांति से जीना चाहती हैं, सर उठा के बोलना चाहती हैं, अपनी मन की बातों को जाहिर करना चाहती हैं। पर अभी वर्तमान में जो सरकार है, इनका कहना है कि हम जो करें सही सब कुछ ठीक। हम कह दें ये दिन में अगर रात है तो वो रात है, हम अगर कह दें कि रात में अगर दिन है तो वो दिन है। तो जो ममता बनर्जी उनकी सरकार कहती कि मानना पड़ेगा। ममता बनर्जी कहती हैं राकेश रोशन जी चांद पे गए थे तो लोग तालियां मारते हैं। तो आप सोच सकते हैं किस तरह की एक प्रधान की इतनी बड़ी जो स्टेट की इतनी बड़ी जो प्रधान है, उनकी बातें सुनिए ना आप बैठ करके। वो सीएम की कुर्सी पे बैठ के नवन्नों में सीएम की कुर्सी पे बैठ कर राजनीतिक घोषणा करती हैं, राजनीतिक बातें करती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, राजनीति भी चलेगी, सरकार भी चलेगी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को उनको मैनेज करना चाहिए, पर सब कुछ उन्होंने मिला दिया है। अच्छा, जिस स्थान पर अभी हम बैठे हैं भवानीपुर विधानसभा है, यहाँ की जो विधायक है ममता बनर्जी है, मुख्यमंत्री भी है राज्य की, तो अपनी विधानसभा पर कुछ ध्यान दिया कि नहीं उन्होंने? देखिए, यहाँ पर जो है तृणमूल का अत्याचार बहुत है। यहाँ ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिंडिकेट वगैरह, ज़मीन हथियाना उनके परिवार की तरफ से, जोर जबरदस्ती दुकान हटा करके वहाँ बिल्डिंग खड़ा करना, बहुत कुछ ऐसा चलता रहता है। यहाँ के लोग बारिश के समय यहाँ पूरा फ्लड जैसा माहौल बन जाता है। काफ़ी सालों से हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हम हो सकता है हम पंजाब से हैं, पर हमारी जन्मभूमि कर्म भूमि बंगाल है, भवानीपुर है। एक टाइम में यहाँ पर काफ़ी संख्या थी सिख समाज की, पर आज जब ट्रांसपोर्ट है, दूसरे सब जो काम हैं, कामकाज है, इंडस्ट्री बंद है, कामकाज है नहीं, इसीलिए लोग छोड़ करके वापस अभी जा रहे हैं। तो हम भी यहाँ बैठे हैं कि हमारा कामकाज है, मजबूरी है, बच्चे हैं हमारे, लेकिन मन नहीं है कि बंगाल में रहा जाए। जिस बंगाल में हमने जन्म लिया था, जो बंगाल को हमने देखा है, वो बंगाल आज की डेट में नहीं है। कैसा होता जा रहा है बंगाल जो है अलग सा होता जा रहा है। हमने जो देखा है बंगाल में, सब राजनीतिक दल अपने एक साथ बैठते थे, क्योंकि यहाँ पाड़ा बोलते हैं, इलाका को पाड़ा बोलते हैं। पाड़ा में सब बैठ करके चाय पीते थे, हंसते खेलते एक दूसरा का सुख दुख दूर करते थे। अगर कोई मुसीबत में पड़ जाता था तो 10 लोग उसको हेल्प करने के लिए आते थे। पर आजकल है जो, अगर मान लीजिए आप कोई बीजेपी कर रहा है या कोई दूसरी कांग्रेस कर रहा है, तो आप अगर उनके साथ बात करते हैं
तो आपको दूसरी नज़र से देखा जाता है। बॉयकॉट करने का एक नया अंदाज है यहाँ पर। आप बीजेपी वाले हैं तो लोग ऐसा भी हुआ है कि अगर वो बीजेपी करता है तो उसको शादी में मत बुलाओ, ऐसा सामाजिक तरह से बॉयकॉट, ये माहौल हमने नहीं देखा था। ये भवानीपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का घर है। यहाँ सत्यजीत राय जैसे इतने बड़े जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था उनकी प्रतिनिभा के लिए, उनका घर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का घर है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों यहाँ से। भवानीपुर का एक बहुत बड़ा अपना एक इतिहास है हर चीज़ में, राजनीतिक तौर पे भी आप देख लीजिए, सब तौर पे। पर भवानीपुर वो भवानीपुर नहीं है, इसको मिनी इंडिया बोला जाता था। पर आज के डेट में इसको ये कहा जाता है कि बनर्जी परिवार का गढ़ है। तो आप बताइए, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं मानते तो वो इस देश को क्या मानेंगे। आज बंगाल की परिस्थिति ऐसा हुआ कि अजब सहारे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या कोई दूसरी स्टेट से कोई नेता आता है, प्रतिनिधि आता है या कोई और आता है, उनको बोयरागोतो बोला जाता है। ये नया शब्द, बाहर के लोग, ये नया शब्द है जो टीएमसी ने उत्पन्न किया है। तो ये बंगाल तो हमने अतिथि देव भव जो हम कहते थे कि हमारा अतिथि को हम लोग भगवान मानते थे बंगाल में, उनको उस तरह से देखा जाता था। आज कोई अगर आता है बाहर से, उनको बहिरागोतो बोला जाता है। ये तो सुन के खराब लगता है, ये बंगाल का कल्चर नहीं था। अब चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है, 2 चरण में चुनाव होंगे, 4 मई को रिजल्ट आएगा। ये 4 मई का रिजल्ट क्या लगता है, क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी? देखिए, अगर सीआरपीएफ दे करके जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन काम करना चाहता है, अगर सही तरह से वोट हो जाए तो मैं आपको कह दूं 50 के ऊपर भी टीएमसी नहीं जा पाएगी। नहीं है, टीएमसी के लोग टीएमसी को वोट नहीं देंगे। जो जिन्होंने टीएमसी को जन्म दिया है, जो ओरिजिनल टीएमसी का कैडर है, वो आज की डेट में टीएमसी को वोट नहीं करेगा, नहीं करेगा। लग रहा है बंगाल का माहौल बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। माहौल नहीं, लोग का मन जो है अब इसके बाद मरने के सिवा और कुछ नहीं है बंगाल के लोगों के पर। 90 लाख से जो ज़्यादा लोग जो हैं वो युवा, 90 लाख, जिस स्टेट का 90 लाख युवा दूसरे राज्यों में काम कर रहा है। बेंगलोर चले जाइए, पुणे चले जाइए, नोएडा चले जाइए, आईटी कंपनी में जाएंगे तो आपको कम एक भारी संख्या बंगालियों को मिलेंगी। चाय की टपरी पे चले जाइएगा, आईटी ऑफिस के सामने भारी संख्या में आपको बंगाली मिलेंगे। तो जिस स्टेट का युवा ही वहाँ पर नहीं है तो स्टेट का क्या उन्नति होगी। ममता बनर्जी तो ऐलान कर रही हैं कि उन युवाओं को 1500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। 1500 से क्या होता है भाई साहब, क्या होता है बताइए। 1500 से 3 महीने का रिचार्ज नहीं होता है। तो अब कहाँ पर हैं यार, 15,000 की बात करिए ना। 25 SL का यहाँ पर नौकरी होनी चाहिए, एक आदमी की 25,000 मिनिमम सैलरी होनी चाहिए ना। 4 लोगों का परिवार चलाने के लिए आज का भारत के डेट में 20 से 25,000 का रोजगार चाहिए। तो 1500 में क्या होगा। आप बोलती हैं हम क्या 40 साल तक युवाओं को हम दे, ये 40 साल के आदमी को भी युवा बोलती हैं, उसको भी 1500 देगी। अब आदमी 40 साल तक अगर 1500 रुपये लेगा तो कब अपने परिवार के बारे में सोचेगा, कब अपने जीवन के बारे में सोचेगा। तो इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें ही झलकता है कि बंगाल में है जो बेरोजगारी है। तो परिवर्तन इस बार है, परिवर्तन हो चुका है, उसका बोलते हैं ना स्टैंप लगना बाकी है। और लोग, मैं आपको बोला, अभी भी इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि भय मुक्त इलेक्शन अगर हुआ, जो इलेक्शन कमीशन के बातों से लग रहा वो चाहते हैं, अगर सीआरपीएफ ने सही ढंग से काम किया तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 50 से ज़्यादा सीट टीएमसी को नहीं मिलेगा। क्या नाम था आपका? राजेश ओझा। राजेश जी, क्या माहौल लग रहा है बंगाल का? चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है, हम जहाँ खड़े हैं, ममता बनर्जी यहाँ सरकार और नहीं दरकार। यही पूरा पब्लिक का मूड इस बार चेंज है। इस बार बीजेपी को ही वोट देगा सब। क्या कारण है भाई? कारण यही है कि वो एक कौम को लेके हमेशा पक्षपात करती है और बोलती रहती है कि, और सबके सामने बोले है कि हम एक कौम को छोड़ दे तो ये कर देगा, मतलब कि आपका भारी परिवर्तन हो जाएगा। इस बार परिवर्तन होगा ही होगा। मैंने बीजेपी आ रहा है।